मेरा नाम राजा है और मैं गांव में रहता था और बाबा जान शहर में। बाबा हफ्ते में सिर्फ 2 दिन गांव हमारे पास आते थे। यहाँ गांव में हमारे काफ़ी खेत हैं जो कि घर से बिल्कुल ही मिलते हैं। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है, लेकिन गांव की खालस ग़ज़ा और आबहवा ने मुझे वर्जिशी जिस्म और चमकता हुआ रंग दिया है जो देखने वालों को मरऊब कर देता था। हमारे घर में अम्मा, चाचा जान और मेरी 2 छोटी बहनें और बड़े भाई की बीवी रहती है। बड़े भाई तालीम के लिए शहर में हॉस्टल में रहते थे। उनकी शादी चचा की बेटी से हुई थी। हमारे घराने में आपस में हंसी मजाक और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी थी। हर कोई मजाक मस्ती के माहौल में रहता था। मुझे बचपन से ही वर्जिश का शौक़ था। मैं रोज़ाना रात को तेल से मालिश करके ऐसे ही सो जाता और सुबह उठकर दौड़ लगाता और फिर वापस आकर नहा कर नाश्ता करता था। नाश्ता चच्ची जान बनाया करती थी और भाभी दोपहर का खाना, जबकि मेरी दोनों बहनें रात का खाना बनाती थी। वैसे ऐसे ही दिन गुजर गए। मैंने स्कूल की तालीम मुकम्मल की और कॉलेज की तालीम के लिए शहर आ गया। यहाँ आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जवानी क्या चीज़ है। गांव में हर चीज़ पाक साफ थी। ऐसा ख्याल जहन में नहीं आता जब हमारा गांव दूसरे घरों में भी आना जाना था। यहाँ शहर में तो हर तरफ हर लड़का लड़की को ऐसे घूरता जैसे वो उसकी मलकियत हो। मगर अजीब बात यह थी कि मुझे बाहर किसी भी लड़की से अजीब सी शर्म महसूस होती थी। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती भी तो मुझसे हो नहीं पाती थी। लड़की के करीब जाते ही अजीब सा रोब मुझ पर तारी हो जाता था और मैं कॉलेज में रहते हुए सबसे शरीफ लड़का था। इस असना में गर्मियों की छुट्टियां हुई और मैं अपने भैया के साथ गांव वापस आ गया। रास्ते में भैया मुझसे मजाक करते रहे और पूछा कि कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं। मैंने कहा, भाई आप मुझे ऐसा समझते हैं? उन्होंने कहा कि तू शरीफ है, क्या कोई भी पसंद नहीं आई? फिर मैंने भाई को अपना डर बता दिया कि मैं लड़कियों के करीब जाने से झिझकता हूँ। आप कुछ हाल बताएं। भाई ने कहा कि जब वापस शहर आएंगे तो मैं अपनी कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा, वो ही तेरी शर्म दूर करेंगे। ऐसे ही बातें करते करते हम घर पहुँचे। सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। खाने के टेबल पर हंसी मजाक होता रहा। हम थके हारे थे, इसलिए जल्द ही सोने के लिए लेट गए। रात को करीबन 2 बजे मेरी आंख खुली और मैं पानी पीने नीचे किचन में आने लगा। घर की सेटिंग कुछ यूं है कि मैं भाई भाभी और चचा चाची का कमरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है, जबकि नीचे वाले फ्लोर पर अम्मा, बहनें और किचन है। ऊपर भाई के कमरे के सामने गुजरते हुए मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। सरगोशियों में बातें और हंसी मजाक की आवाज़ें। मैं समझ तो गया था, मगर फिर भी कोशिश करके दरवाजे की जरी से झांकने लगा। अंदर झांका तो देखा कि भैया बेड से टेक लगाए लेटे हुए हैं और भाभी उनकी तरफ मुंह करके उनके बेड पर बैठी हुई थी और वो दोनों खेल खेल रहे थे और मैं तकरीबन 15 मिनट से देख रहा था और मुझ पर कैफियत तारी थी। इसके साथ ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने इंतहाई तेज़ी से अपने बाएं जानब देखा तो चची जान अपने कमरे के बाहर खड़ी मुझे हैरत से देख रही थी। मुझे उनका सामना करने में हिम्मत ना हुई और मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर आकर पहले तो मैं सोचता ही रह गया कि ये मुझसे क्या हुआ। एक तो भैया को देखना और फिर चची का मुझे देख लेना। खुद पर हैरान हो रहा था कि ये क्या कर दिया मैंने। मैं कुछ देर तो ऐसे ही बिस्तर पर लेटे सोचता रहा। फिर यही ठीक लगा कि सुबह उठ के देखते हैं कि क्या होता है। अपना पुराना मामूल याद आया तो सरसों का तेल उठाकर नीचे चादर बिछाकर बैठा और पूरे बदन की मालिश शुरू कर दी। मैंने कोई 1 घंटा लगाया और पूरे बदन की मालिश की और वही चादर अपने बेड पर बिछाकर लेट गया। बेड पर लेटते ही दोबारा से ख्वाब में भाभी मेरे सामने आ गई और मैं खुद को भाभी के पीछे बैठा हुआ था। यही सोचते हुए मैं नींद की वादियों में गिरता चला गया। सुबह देर से आँख खुली। जल्दी से नहा कर नीचे उतरा तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेरी डाइनिंग टेबल पर नज़र पड़ी तो चची जान को वहाँ बैठे देखकर मेरी नज़रें नीचे झुक गई और मैं खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। भाभी अभी तक नहीं आई थी, शायद थकान अब तक नहीं उतरी थी। भैया वैसे ही हंसते मुस्कुराते हुए सबसे हालचाल पूछ रहे थे। चची जान मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मेरी हालत ख़राब हो रही थी। अम्मा से कहने लगी कि देखें ये शहर जाके कितना कमज़ोर हो गया है, लगता है अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखता।
और ये कहकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगी। मेरी बहनें मुझे चढ़ाने लगी कि अब इनकी शादी कर दे ताकि कोई ख्याल करने वाली आ जाए। नाश्ते के बाद चचा तो खेतों की तरफ जाने लगे और कहा अगर दिल करे तो चक्कर लगा लेना, अपनी ज़मीनें भी देख लो। थोड़ी देर में ही चची चाय लेकर आई और मुझे पकड़ाते हुए मेरे हाथ को टच किया। चाची बहाने बहाने से मुझे तंग कर रही थी। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और अपनी खेतों की तरफ चला गया। वहाँ पर पुराने दोस्त भी आए हुए थे, उनके साथ अच्छा टाइम पास हो गया। दोपहर का खाना बाहर खाया और शाम को घर आया। भाभी अब नज़र आ रही थी, उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो बहुत खुश हैं। भैया भी दोस्तों की तरफ गए हुए थे और वो भी वापस आए और शाम का खाना हमने साथ मिलकर खाया। उसके बाद अम्मा और बहनों से कुछ बातें की और फिर सोने के लिए ऊपर आ गया। खाना खाए हुए मुझे 3 घंटे हो चुके थे तो मैंने अपने मामूल शुरू कर दिया। मालिश करके बेड पर लेट गया। भाभी का आज पूरा हो लिया मेरी निगाहों में फिरता हो रहा था। बेशक वो कपड़ों में बेहद हसीन लगती थी, इसलिए पहले मैंने कभी इस नज़र से उन्हें नहीं देखा। और इसी तरह सोचते हुए मुझे चाची की हरकतें भी याद आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती हैं। उनकी बेबाक निगाहें और बहाने बहाने से टच करना और कुछ और ही इशारे कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी। वो इन औरतों में से थी जो उम्र के साथ साथ और खूबसूरत होती जाती हैं। उनका लंबा कद, गोरा रंग, हल्के हल्के सुर्खी माइल बाल और बहुत ही गोल चेहरा, ये सब सोचकर मैं दोबारा बेबस होता जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गया। सोते हुए भी मुझे ख्वाब में भाभी ही नज़र आ रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरे साथ ही हैं। इसी असना में मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी से टच हुआ। मेरी आंख खुली तो अंधेरे में कोई मेरे साथ ही खड़ा था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, ख्वाब है या हकीकत। मेरा हलक खुश्क हो चुका था। उसके साथ ही मेरे कान में एक सरगोशी हुई। कल रात अपने भैया के कमरे में क्या देख रहे थे? लगता है शहर जाकर बहुत जल्द जवान हो गए हो और मेरे तोते उड़ गए, क्योंकि वो चची की आवाज़ थी। मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं चची के सामने बच्चा सा हूँ और वो मुझे खेल रही हैं। वो बोली, हाँ भाई, कल क्या देखा तूने अपने भैया के कमरे में? लगता है बहुत मज़ा आया तुम्हें देखकर। आज मैं तुम्हें असल में मज़ा चखाती हूँ। फिर चची मुझे देखकर कहने लगी कि कल अपनी भाभी कैसी लगी? मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत थी। चची ने मुस्कुराकर कहा, आखिर अपनी माँ पर ही गई है। मैं ये सुनकर मुस्कुराया। चची फिर पूछने लगी कि तेरा भाई उसे प्यार कर रहा था या वो तेरे भाई को? मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने कहा, इसका क्या मतलब हुआ चची? कहा, तेरे अब्बू और चचा ने तेरे भाई की मर्ज़ी के बगैर इसकी अपनी बेटी की शादी की। अब तेरा भाई इसे ठीक से खुश भी नहीं करता है, अक्सर हॉस्टल में रहता है। उसे मर्तबा तेरे साथ कैसे आ गया? मैं अपने भाई के बारे में ये बात सुनकर सारा सीन मेरे सामने गुजर गया। मैंने चची को कहा, मैं भैया से पूछूंगा। फिर चची उठ के कहने लगी, राजा अब मैं चलती हूँ। और मैं उठा तो अचानक ऐसे लगा जैसे मेरे कमरे के दरवाजे से कोई हिला है। हमारी लाइट बंद थी मगर बाहर की लाइट ऑन थी, जिसकी वजह से हल्का सा साया हिला था। चचा दोबारा मुझसे लिपट गई और कहा, राजा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, फिर भी जा रही हूँ। मैं उन्हें बाहर छोड़कर आया और बेड पर लेट कर सो गया। मैं रात को सोते हुए भी अजीब तरह के ख्वाब देख रहा था। भाभी मेरे आगे भाग रही थी और मैं इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और कभी मैं उनके आगे भाग रहा था और वो मेरे पीछे। मैं मुड़ने की कोशिश करता हूँ मगर मुड़ नहीं पाता। इस तरह के ऊट पटांग ख्वाब देखकर सुबह उठा तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तमाम घर वाले नाश्ता कर चुके थे। मैं नहाकर बाहर निकला। अम्मा मेरे कमरे में आई हुई थी और बड़ी फिक्रमंदी से मेरा हाल पूछ रही थी। मैंने बताया कि सब खैरियत है, बस रात देर से नींद आई। अम्मा ने बताया कि तुम्हारे भैया को शहर से तुम्हारे अब्बू की कॉल आई थी और वो जल्दी में वहाँ चले गए हैं। मैं भी कुछ परेशान हो गया। अम्मा से कहा कि आप नाश्ता भिजवाए और अब्बू को कॉल मिलाकर बात करने लगा। अब्बू ने बताया कि शहर में एक नया स्कूल ख़रीद रहा हूँ तो इसके लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए पैसे और लिख पढ़ के लिए तुम्हारे भैया को बुलवाया है। मैंने कहा कि अब्बा अगर मेरी ज़रूरत हो तो बताएं, मैं आ जाता हूँ। अब्बा मुस्कुराकर कहने लगे, नहीं बेटा, तुम ज़रा गांव की देसी चीज़ें दिल भर के खाओ क्योंकि फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी। मैं भी हंसते हुए कहा कि ठीक है अब्बा जान, आप खुश रहें। फ़ोन बंद करके मैं रात वाले वाक़े की तरफ सोचने लगा जब दरवाजे के बाहर कोई
साया हरकत कर रहा था। मैं डर के कहीं चचा ना उठे और उन्हें ने देख लिया हो। इतने में चच्ची मुस्कुराती हुई नाश्ता उठाती हुई कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, मेरा राजा उठ गया, चल अपने हाथ से नाश्ता करवाऊंगी। मैं भी हंस पड़ा और कहा कि कल राजा की ख्वाहिश तो पूरी की नहीं। चच्ची थोड़ी संजीदा होते हुए बोली कि राजा के लिए जान भी हाजिर है। मैंने नाश्ता शुरू किया तो चच्ची भी बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देख रही थी। नाश्ते के बाद मैं बाहर निकल आया और नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर चाय पीने लगा। मेरी दोनों बहनें मुझसे बिलतरतीब एक एक साल छोटी थी। एक 9वीं का इम्तिहान दे रही थी और एक 10वीं का। नीचे गया तो उनके कह के सुनकर उनमें गुम हो गया। हम उम्र होने की वजह से उनमें झड़पें होती रही थी, जिससे पूरे घर में रौनक रहती थी। मैं बहनों के साथ कुछ देर हंसा खेलता और फिर बाहर खेतों की तरफ चल पड़ा। वहाँ चचा हस्बे मामूल काम में मसरूफ़ थे। आज रात खेतों में पानी की बारी थी, जिसकी वजह से ट्यूबवेल अभी से चल रहा था। चचा ने मुझे आवाज़ दी और कहा, बेटा शहर जाकर ट्यूबवेल में नहाना तो मिस किया होगा। मैंने कहा, जी चचा जान, बिल्कुल, और फिर उनके इशारे पर ट्यूबवेल में उतर गया। मेरा बदन देखकर चचा भी हैरान रह गया, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत का काम नहीं किया था, मगर बदन बता रहा था कि बहुत मेहनत कश का है। खूबसूरती से तना हुआ, पेट ना होने के बराबर और चौड़ा सीना। मैंने छोटा, चचा क्या हुआ? चचा कहने लगा कि बड़ा खूबसूरत जिस्म है तेरा, अगर मैं एक और बेटी होती तो तुझसे ही शादी करवा देता। अचानक मुझे चची की बात याद आ गई और मैं उठा। चचा पहली बेटी की शादी पर भैया की मर्ज़ी तो पूछ लेते। चचा एकदम गुमसुम हो गए और कहने लगा, बेटा हम भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी और हम नहीं चाहते थे कि बाहर शादी करें, इसलिए ये कदम उठाया था, मगर अफसोस कि तेरे भाई को पसंद नहीं आया। मैं बातें करते हुए भी नहा रहा था और चचा की बात सुनकर मैं बहुत अफसोस करने लगा और चचा से कहने लगा, आप फिक्र ना करें, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं भाई को खुद मनाऊंगा और इस घर में दोबारा खुशियों की बहार आएगी। मैं नहा कर बाहर आया तो हमारे खेतों में काम करने वाले लोग बहुत सा गन्ने और खालस रस, जो कि गुड़ बनाने का काम आता था, एक बाल्टी भर के ले आए। मैंने बाल्टी मुंह से लगाई और ख़ाली कर दी। इस तरह मैं शाम तक वहीं मसरूफ़ रहा और रात का खाना खाने घर वापस आ गया। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे। भाभी हस्बे मामूल चुपचाप थी और उनकी गोरी कलाइयों में गोल्डन चूड़ियों की खनखन मेरे दिल की धड़कन को भी तेज़ कर रही थी। उनके चेहरे की उदासी इन्हें और भी हसीन बना रही थी। दिल कर रहा था कि उनके चेहरे को अपने हाथों में भरकर चूम लूँ। खाना खाकर कुछ मीठा खाया और बहनों के साथ कुछ देर टीवी पर ड्रामे देखे। फिर अम्मा के सबब बगैर करके ऊपर आ गया और पहुंचा तो थोड़ी ही देर में चच्ची भी दूध का गर्म गिलास लेकर ऊपर पहुंच गई। कहने लगी, ये लो दूल्हे राजा, गर्म दूध पियो। मैं भी हंस पड़ा और कहा, कल रात तक सिर्फ राजा था और आज दूल्हा भी हो गया। और मैं मुस्कुराकर दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। दूध बादाम और खुशबू मिजाज से भरा हुआ था। मैं भी मज़े में आ गया था। चच्ची ने कहा कि थोड़ा आराम करो। मैंने कहा, जैसे सरकार की मर्ज़ी, और मैं बिस्तर पे जाकर लेट गया और सोचते सोचते नींद में चला गया। अगली सुबह मैं घर से चचा के साथ नाश्ता करके निकल चुका था। खेतों पर पहुंचने के बाद चचा तो अपने रोज़मर्रा के कामों की तरफ मतवज्जा हो गए और मैं खेतों के साथ बने एक छोटे मकान में दाखिल हो गया। यह हमारा ही मकान था और जब चचा को रात भर खेतों की तरफ रहना पड़ता था तो चचा इधर ही रहते थे। यहाँ 2 कमरे में एक छोटा किचन और बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, जबकि इसी मकान की बैक साइड पर खेतों पर काम करने वाले मजदूर के घर भी हैं, जो कि इसी घर के तर्ज पर बने हुए हैं। ये सब अब्बा जान ने इन लोगों के लिए बनवाए थे कि ये खेतों के करीब ही रहें और काम भी दिल लगा कर करें। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा टीवी देखता रहा। बोरियत ज़्यादा होने लगी तो मैं चचा के पास गया और कहा, मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। चचा ने पूछा कि कब तक आओगे? मैं दोपहर के खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ या नहीं। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं शाम तक दोस्तों के पास रुकूंगा और फिर घर चला जाऊंगा, वही रात का खाना साथ खाएंगे। चचा ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने इस बाइक की चाबी ली और अपने पुराने दोस्तों की तरफ चल पड़ा। मेरे दोस्त अहबाब का हल्का महदूद ही था, मगर हर किसी की तरह मेरा भी एक जिगरी दोस्त था। वकार हमारे स्कूल के हेडमास्टर का बेटा था। हम शुरू से ही एक ही क्लास में पढ़ते थे और स्कूल के बाद भी हर जगह साथ ही जाते थे। हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। मैं अपने बचपन की सारी यादें तस्वीर में देखता हुआ उसके घर के बाहर पहुंच चुका था।
गेट पर दस्तक दी तो एक लड़की ने दरवाज़ा से झांका। मैं उसे देखते ही पहचान चुका था। वह वकार की छोटी बहन सना थी, जो हमसे एक क्लास पीछे थी, और मेरी बड़ी बहन मिनाहल की क्लास फेलो। बचपन से ही हमारे दरमियान पसंदगी का तल्लक मौजूद था, मगर मेरी शर्माहट और ख़ुद में मसरूफ़ रहने की वजह से ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया था। सना भी मुझे पहचान चुकी थी। उसकी आंखों के चिराग जल उठे थे। वो मुझे देखकर अंदर दौड़ गई और थोड़ी देर में ही वकार बाहर आया और बड़े पुरतपाक अंदाज में गले मिला। हम काफ़ी देर तक गले लगे रहे। फिर हंसा बेतफक उसके शकवे शुरू हो गए कि यार शहर जाकर बड़े आदमी हो गए हो, हमें तो भूल ही गए। मैंने कहा अंदर भी बिठाएगा या बाहर से ही सब पूछ लेगा। वकार मुझे लेकर घर में दाखिल हुआ तो खाला भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उन्हें सलाम किया और वो मुझे बधाई देने लगी। उनका शिकवा भी वही था कि तुम्हारे शहर जाने के बाद ना तुम्हारी अम्मा ने चक्कर लगाया और ना ही तुम्हारी बहनों ने। मैंने उन्हें मुतमिन किया कि जल्द ही मैं उनके साथ दोबारा आऊँगा। खाला ने सना को चाय की आवाज़ लगाई और वकार मुझे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने मुख्तसर उसे अपना सारा अहवाल सुनाया कि शहर जाकर क्या क्या तब्दीली आई, और फिर उससे पूछने लगा कि वो कल क्या कर रहा है। वकार ने बताया कि आजकल स्कूल के पास है। मैट्रिक के बाद ही अब्बू का इंतकाल हो गया था और साथ ही मैंने स्कूल संभाल लिया और प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। मैं उसे देख रहा था कि वकार शौकी और तंज मिजाज अब संजीदगी में तब्दील हो चुकी थी, और मैं जब उसे बताया कि यार तो कितना बदल चुका है, तो वो यही कहने लगा तेरे जाने के बाद सब तब्दील हो गया, अब किसको तंग किया जाए और किससे मजाक किया जाए। इतनी देर में सना चाय और बिस्कुट लेकर आ चुकी थी। वो भी बहुत बदल चुकी थी।